इसका मतलब है कि ये शुरुआत है जो 5 अगस्त को जो हुआ था, जो हमारा 370 और 35 जिसका एब्रोगेशन हो गया था, उसके बाद हमें लगता था कि शायद हम कश्मीर से कोई वोट नहीं डालेगा, हमारा ये आइडिया था। लेकिन लोगों का चेंज होने के साथ साथ लोगों के जो दिमागी हालात होते हैं वो भी बदल जाते हैं। लोगों ने ये दिखा दिया कि चलो 5 अगस्त जो हो गया था, लेकिन आने वाले कल के लिए हमने कुछ न। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स कभी समझ नहीं आती है। काफ़ी लंबे समय से ये जो मुहावरा है वो चलता आ रहा है, और अभी की अगर हम बात करें तो पिछले दो ढाई साल हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, और साथ ही साथ अभी भी कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से हमारी जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं है। इसके अलावा हाल ही में डीडीसी के चुनाव हुए हैं और कई सारी गतिविधियां कश्मीर में पॉलिटिकल लिहाज से करूं तो काफ़ी हो रही हैं, और उस पर ही हम बातचीत करें। हमारे साथ मेंबर ऑफ राज्यसभा नसीर अहमद लावे साहब मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ। थैंक यू वेरी मच। सर, लावे साहब, जम्मू एंड कश्मीर एक साल पहले एक बदलाव आया 5 अगस्त सन 2019 को, जिसका आपने राज्यसभा में पुरजोर विरोध भी किया था, और एक काफ़ी जो है वो गर्मा गर्मी हो गई थी किस तरह से राज्यसभा में। क्या लगता है जम्मू एंड कश्मीर की सियासत किस तरफ जा रही है? हाल ही में डीडीसी के चुनाव हुए हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई, तो असेंबली चुनावों की कोई हमें फ्यूचर जो है वो जल्द नहीं दिखता है। किस तरह से गतिविधियाँ चल रही हैं? देखिए, आपने हाल ही में देखा होगा कि डीडीसी के जो इलेक्शन हुए उसमें जम्मू कश्मीर के सब लोगों ने, चाहे जम्मू प्रोविंस है चाहे कश्मीर प्रोविंस है, यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स ने भी बढ़ चढ़ हिस्सा लिया, और यहाँ के आम नागरिक जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसका मतलब है कि ये शुरुआत है जो 5 अगस्त को जो हुआ था, जो हमारा 370 और 35 जिसका एब्रोगेशन हो गया था, उसके बाद हमें लगता था कि शायद हम कश्मीर से कोई वोट नहीं डालेगा, हमारा ये आइडिया था। लेकिन लोगों का चेंज होने के साथ साथ लोगों के जो दिमागी हालात होते हैं वो भी बदल जाते हैं। लोगों ने ये दिखा दिया कि चलो 5 अगस्त जो हो गया था, लेकिन आने वाले कल के लिए हमने कुछ न कुछ करना है। ये हिस्ट्री में है कि जब जहाँ हमारे वज़ीर आज़म थे शेख साहब, तो जब उनको हटा दिया गया था वो तो फिर वज़ीर आला बन गए, वो खुद आ गए। इसी तरह जो हमारी सदर रियासत जो हटाए गए थे, फिर गवर्नर साहब लाए गए, तो वो तो एक हिस्ट्री है। तो मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के कुछ लोग जो हैं, अगर लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे 370 और 35 के मतलब, इससे बेहतर है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। जब हमारी पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारे कंट्री का जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम सेकुलरिज्म है, अगर हम सेकुलरिज्म को मजबूत कर सकते हैं, अपने जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा जो होगा उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और इसी तरह जैसे मुल्क के बाकी रियासतें चलती हैं, उसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर जो अब यूटी है, बदकिस्मती यूटी बनाई गई, वो भी आगे चलेगी। जी सर, अगर जिस तरह से आप पॉलिटिकल फैमिलीज़ की भी अगर हम बात करें, तो आप भी पीडीपी से पहले ताल्लुक़ रखते थे, उसके बाद आपने रिज़ाइन किया पीडीपी से। किस तरह से जो पॉलिटिकल जो लीडर्स कश्मीर के रहे हैं, आपको लगता है कि जो आम जनता है वहाँ की, उनके साथ वो इंसाफ कर पाए हैं? वो जो फ्यूचर उनको वो देना चाहिए था, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से पूरी दुनिया में कश्मीर का नाम जो है वो आज मिलिटेंसी की वजह से जाना जा रहा है। ऐसा नहीं होता है कि जो ट्रैक पर बच्चों को चलाया जाना चाहिए था उस ट्रैक पर चलाया जाता, तो आज किसी और वजह से कश्मीर ज़्यादा हाईलाइट होता। देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे पीडीपी ने निकाल दिया, मैं निकला नहीं हूं जी। मैं इस पार्टी का बेसिक मेंबर था, और मैंने मुफ्ती साहब के शान बशाना इस पार्टी को बनाया है। अपना खून देके जब पहली गोली लगी तो मिलिटेंसी की, तो वो मुझ पर लगी है अपने गाँव में। पहला जब हमने स्टार्ट कर दी तो उस वक्त पीडीपी का नाम ही नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से इसमें मुझे ही नहीं निकाला गया, बहुत से अच्छे लोग, जो मुफ्ती साहब ने, जो एक अजीम शख्सियत थे जम्मू कश्मीर के, तो उसने जो पार्टी बनाई थी ये लोगों के फ्यूचर के लिए थी। लेकिन बदकिस्मती से उसमें कुछ ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेट थे या जो नॉन पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो उसमें बस गए। मुफ्ती साहब के चले जाने के बाद बहुत से अच्छे लीडरों को निकाल के इस तंजीम को ख़त्म करने की कगार पर है। आपने देखा हो, जो सबसे मजबूत तंजीम मानी जाती थी जम्मू कश्मीर में, मुफ्ती साहब ने जो बनाई थी, उसका ये अल्टरनेटिव था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा जब ये गुपकार एलियंस हो गया, तो आपने देखा होगा कि महबूब जी ने किस तरह कंप्रोमाइज़ कर दिया, जिसके खिलाफ उसके फादर साहब ज़िंदगी भर अपनी जो संघर्ष किया, और इसको मतलब अपनी पार्टी को बनाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर कर दिया। और ये बदकिस्मती है कि उसके चले जाने के बाद हमारी पार्टी जब कमज़ोर हो गई, उससे लोगों में अनस्टेबिलिटी हो गई। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, खासकर जो यहाँ के लोग अच्छे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जम्मू
जम्मू के या कश्मीर के ओवरऑल, उनमें तजब्जुब के शिकार है। आज आपने देखा होगा जो डीडीसी इलेक्शन बने, वो तो लोग कुछ जगह पर बहुत कम वोट पड़े हैं। जैसे मेरा कुलगाम है, वहाँ 6,000 वोट पड़ गए, 5 डीडीसी बन गए। तो 1,05,000 लोग जो हैं उन्होंने वोट नहीं डाले। लेकिन इसी तरह कुछ लोगों में वहाँ 60% 70% कुपवारा साइड में वोट डाले गए, और वो पॉलिटिकल लीडर है ही नहीं, वो उनको पॉलिटिकल लीडर के साथ लेना देना है नहीं। इसीलिए मुझे लगता है जैसे एब्रोगेशन होगा 35A और 370 के, इसीलिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में अब आने वाले कल में नई शुरुआत होगी। जो पुराने चेहरे हैं मुझे नहीं लगता है उनको आगे लोग आने देंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त मैं सही कह रहा हूँ, जो मेरा अंदाज़ा है कि नए चेहरे आने वाले कल में होंगे, जो असेंबली में होंगे, जो मिनिस्ट्री में होंगे, जो सरकार में होंगे। जी, डीडीसी चुनाव हाल ही में हुए हैं और बढ़ चढ़कर जिस तरह से आपने कहा लोगों ने हिस्सा लिया है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। हमने देखा कई सारे इलाकों में भारी मिकदार में वोट डाले गए। जो नई लीडरशिप उभर रही है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट से 14 नए लीडर तैयार हुए हैं, वो लीडर किस तरह से आपको लगता है कि ग्रास रूट लेवल पर जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस आज तक नहीं पहुंच पाता था, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल फैमिलीज़ अपने मंसूबे लेकर, अपनी आइडियोलॉजी लेकर, अपने प्रोपेगेंडा लेकर उन तक जाते थे और वो जो वादे उनके साथ किए वो आज तक नहीं पूरे करते थे, वो 14 लीडर्स जो नई लीडरशिप उभरी है, किस तरह से वो कोशिश करेगी कि जम्मू कश्मीर के जो काम रुके हुए थे उन्हें पूरा करें? देखिए, एक सिस्टम था इससे पहले, जब 5 अगस्त से पहले एक सिस्टम था जम्मू कश्मीर में कि कुछ मखसूस पार्टी थी, कुछ नॉमिनेटेड पार्टी थी जिनको सब लोग जानते हैं। लेकिन आज के इलेक्शन ने एक दिखा दिया, और आने वाले में पूरी मुझे इस पर नज़र है कि आने वाले काल में ये 14 के 14 इलेक्शन लड़ेंगे। 14 ही नहीं, 14 5 70 लड़के थे वहाँ, जो पॉलिटिकल वर्कर थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे। 14 ही नहीं, 14 तो कैंडिडेट थे। लेकिन उसके बजाय मुझे लगता है 14 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो वो सारे लोग हैं, मुझे लगता है आने वाले असेंबली में वो सब के सब कंटेस्ट करेंगे। क्योंकि जो मैंने देखा कश्मीर में जो हालात देखे हैं, और जम्मू में जब से बीजेपी का बोलबाला है, अभी भी जो मैंने देखा, जो जम्मू प्रोविंस में बीजेपी बड़ा स्ट्रांग है। कश्मीर में अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। इस अनस्टेबिलिटी को अब कैसे ख़त्म किया जाएगा, वो लोगों के हाथ में, वो कश्मीर के लोगों के हाथ में, जम्मू के लोगों के हाथ में, और इसमें कुछ समय लगेगा देखने में। जी सर, जिस तरह से आपने आर्टिकल 370 की बात की, तो अभी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीएजेडी का अलायंस भी बना, सिर्फ एक ही बात अभी तक चल रही है कि 370 वापस लाएंगे। स्टेटहुड की हम मानते हैं कि हर एक व्यक्ति को लगता है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड वापस आना चाहिए, पर 370 का अलाग कब तक ये लोग अलापेंगे? और अभी जिस तरह से डीडीसी चुनावों में भागीदारी ली और उसके बाद कहते हैं कि हम असेंबली चुनावों में भागीदारी नहीं लेंगे। इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, मैंने सबसे ज़्यादा जो जम्मू कश्मीर का एक नागरिक होने के साथ साथ मैं एमपी हूँ, और जो सबसे विरोध मैंने पार्लियामेंट में किया एक आदमी ने, लेकिन उसका रिजल्ट मैंने वादी में नहीं देखा, उसका रिजल्ट मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं देखा, उसका रिजल्ट मैंने जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं देखा। क्योंकि जो प्रोटेस्ट मैंने और फयाज साहब ने किया 370 के मामले में 35, उससे हमें लगता था कि जब हम कश्मीर आएंगे तो सारा कश्मीर हमारे पास आएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगा। तो और मुझे लगता है कि जैसे मैं विरोध करता हूँ अभी भी 35A को वापस आना चाहिए, और 370, क्योंकि उससे हमारा सेंटिमेंट जुड़ा है, और वादी के जम्मू कश्मीर के बहुत से चीज़ उससे जुड़े हैं जो अभी लोगों को पता नहीं है। लेकिन जो चला गया तो वो चला गया, उसको लाना बहुत मुश्किल है। अगर कुछ लोग, कुछ शातिर सियासतदान कुछ शातिर बातें कहेंगे, और अगर कुछ लीडर जो हैं हमारी पार्टीज़ के, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनके सामने सब कुछ है कि इससे कल होने वाला क्या है, क्या नहीं हो सकता, इसके रिजल्ट क्या है, अगर वो लोगों को कहेंगे, मुझे लगता है जो अनस्टेबिलिटी जम्मू कश्मीर रियासत में वो जल्द से जल्द ठीक हो सकती है। जी, और किस तरह से उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी बदलाव आया डीडीसी में, पहले इन्होंने कहा जी, और साफ तौर पर एक ही प्रोपेगेंडा लेकर सब चले कि आर्टिकल 370 जो है वो अब वापस लाएंगे और इसके लिए वोट दीजिए। आपको लगता है कि डीडीसी चुनाव जीतकर ये लोग 35 और 370 वापस लाएंगे? देखिए, हमारे मुल्क में जो हालात है, पॉलिटिकल हालात, वो लोग ज़्यादातर टीवी पर देखते हैं। जी। जैसे हमारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ जो इलेक्शन होते हैं वो किताबों पर होते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, बुक्स पर उनका आंसर है। और हमारा जो होता है वो मैसेज र्यूमरस पर होता है। यहाँ के हर सारे देश में अभी इतनी स्टेबिलिटी नहीं है हमारे दिमागों में, इतने हम कॉन्शियस नहीं है कि हम क्या फ़ैसला ले सकते हैं और आने वाले काल में क्या सकता है। इसके लिए कुछ मखसूस पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। अगर वो लोगों को गाइड करेंगे रियल रास्ते में, तो मुझे लगता है जो
अनस्टेबिलिटी है जम्मू कश्मीर में वो जल्द जल्द ख़त्म हो सकती है, अदरवाइज उसको सदियाँ लग जाएंगी। मुझे नहीं लगता है कि देखिए 45 से आज तक जो राग लेहा कुछ लीडू ने अलापी, आज भी लोग उसी के साथ हैं। अभी भी 70 साल में अगर हमारा बदलाव नहीं आया तो कल के डीडीसी हो गए, कल डीडीसी बन गए, अभी तो 4 दिन भी नहीं हो गए, 2 दिन भी नहीं हो गए, तो इसमें कबल वक्त कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आने वाले मुझे लगता है 5-6 महीने में सब लोगों के सामने पिक्चर आएगी, और क्योंकि अब फास्ट ज़माना है, अब जल्दी, अब सब लोगों को जल्दी है और सब लोगों को सोचने की जल्दी है। मुझे लगता है पहले के मुकाबले में आज सियासी लीडर जहाँ बहुत जल्द सोचते हैं। मुझे ये भी अंदाज़ा है कि अब कश्मीर में बहुत से लोग जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्विट कर रहे हैं, वो आने वाले काल में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनको इतनी नफरत हो गई है कि उनको भरोसा नहीं रहा कि पॉलिटिक्स पर, डेमोक्रेसी पर। तो और जो नए चेहरे होंगे तो वो तो बिल्कुल यंग होंगे, उनको तो लगेगा, वो तो आएंगे 5-10 साल तो उनको देखेंगे, 10 साल के बाद उनको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की सियासी हालत क्या है। जी लवा साहब, एक तरफ हम बात करते हैं कि आर्टिकल 370-35 से हटने के बाद जिस तरह से आपने कहा कि आपने विरोध किया तो लोगों ने आपका साथ उतना नहीं दिया, आपको लगता है कि पीएजीडी का साथ देकर इस बार जो 100 से ज़्यादा सीटें इनको दी हैं कि लोग अब 370 वापस चाहते हैं, या फिर क्या है लोगों के मन में, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं? क्या वो तरक्की चाहते हैं, क्या वो डेवलपमेंट चाहते हैं, या फिर अभी भी 370 लाकर जो पॉलिटिकल पार्टीज उन पर राज करती रही वही राज जो है वो फिर से चाहते हैं? देखिए, कश्मीर के लोगों के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, अभी भी उनके सामने ऑप्शन नहीं है। जो मैंने पहले कहा था कि मुफ्ती साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ऑप्शन दिया था पीडीपी को, अब पीडीपी, सीपीएम, कांग्रेस एक ही बन गया है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि 4 पार्टीज मिलके इन्होंने किसके खिलाफ लड़ा? बीजेपी के खिलाफ लड़ा, या कोई इंडिपेंडेंट लड़का था उसके खिलाफ लड़ा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि कश्मीर में ये चारों पार्टियाँ कहाँ तक पहुँची है, कहाँ सिमट गई है, और कश्मीर के लोगों को किस बदकिस्मती है कि उनको कितना मुसीबत है पॉलिटिकली, इनको रास्ता नहीं दिखाई देता है कि हम कहाँ जाएंगे। ये ऑन ग्राउंड पोजीशन है। जब मैं तो ऑन ग्राउंड हूँ, ग्राउंड पर मैं देखता हूँ कि कश्मीर के लोगों के खास पर उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो ये 4 पार्टी 7 पार्टीज आज मिल के फिर, या वहाँ पर इनके खिलाफ एक ही था, वो ये अल्ताफ साहब की पार्टी, वो उनके खिलाफ था, वो उनके कैंडिडेट्स उनके खिलाफ थे, और कहीं गांव में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स से आम नागरिक भी इनके खिलाफ थे। लेकिन एक चारों मिलके फिर इनके 2000 वोट आ गए, 500 वोट आ गए, 1500 वोट आ गए। ये बदकिस्मती है। लोग तो इतना मुझे लगता है कि विश्वास नहीं करते हैं पॉलिटिक्स पर। जीरो भी हमारा कुलगाम जो है वो तो वहाँ तो कुछ 6000-7000 वोट पड़ गए, 1,06,000 वोट नहीं पड़े। तो लिहाजा ये लोग देखते रहते हैं, जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, जो बड़े लोग हैं वो देखते रहते हैं। इससे मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बदकिस्मती है 5 अगस्त के बाद वो कश्मीर के लोगों की। असेंबली डीडीसी चुनाव जब पूरे अच्छे तरीके से हो गए, असेंबली चुनावों को लेकर आप सेंटर में भी हैं, कई नेताओं से बात भी होती रहेगी, किस तरह से असेंबली चुनावों को लेकर अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वो चुनाव हों, क्योंकि राज्यसभा भी अब डिसॉल्व होने में, जम्मू कश्मीर से कोई भी आने वाले समय में राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं रहेगा, फरवरी के बाद वो भी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, तो राज्यसभा में आवाज़ जम्मू कश्मीर की नहीं रहेगी। असेंबली चुनाव होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितनी आपको उम्मीद लगती है कि जल्द हो सकते हैं? देखिए, 1-1.5 साल से जो सेंटर चाहता है वो करता है, चाहे कानून जो बनाएगा वो उसके हाथ में है। जम्मू कश्मीर के किसी नागरिक के हाथ में कुछ नहीं है। इसी तरह, और ये जो असेंबली जो अब बनेगी जम्मू कश्मीर की असेंबली, वो बहुत कमज़ोर होगी, इसके इतने पावर नहीं है। पहले आपको पूरा नॉलेज है, सब लोगों को पूरा नॉलेज है कि जो आने वाले असेंबली होगी वो कितनी कमज़ोर होगी। इसी तरह, इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ मुझे लगता है कि कुछ जो अहम लोग हैं यहाँ, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो मुझे लगता है कि इसी वजह से वो क्विट करेंगे, और पॉलिटिकल वैक्यूम खड़ा हो गया है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पूरी जम्मू कश्मीर में, खाली जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सारी जगह पॉलिटिकल वैक्यूम है। इस वैक्यूम को फुलअप करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसमें बहुत, मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जैसे उन्होंने डीडीसी बना दिए, वो अब दूसरा काम कर रहे हैं असेंबली सीटों पर, और कहाँ वो रिजर्व करेंगे। 30% तो ऑटोमेटिकली लेडीज तो रिजर्व हो गई। लिहाजा ये तो अब दूसरी चेंज है, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी चेंज होने वाली है आने वाले कल में। तो अभी लोगों को, आम लोगों को ये पता नहीं है। अब जब कुछ टाइम लगेगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो उसके बाद लोगों को थोड़ा पिक्चर करने लगेगा, और जो लोगों के मन में है कि वो तो ऑन ग्राउंड नहीं होगा। तो लिहाजा मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल चेंज आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होगी, और लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को उस पॉलिटिकल चेंज का इंतज़ार करना पड़ेगा। लवा साहब, एलजी मनोज सिन्हा साहब जब से आए हैं तब से कई सारे कश्मीर के इलाकों के उन्होंने दौरे किए,
कई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें थी जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, वो उन्होंने कोशिश की कि आम जनता तक पहुंचाई जाए, डायरेक्टली कई सारे लोगों से वो मिले। आपको लगता है कि लोग अब सरकार पर, जम्मू एंड कश्मीर पर, इंडियन गवर्नमेंट पर ज़्यादा विश्वास करना शुरू हो गए हैं? क्योंकि हमने देखा, चाहे वो डीडीसी चुनाव हो या फिर हमने बैक टू विलेज के जो कुछ कार्यक्रम देखे, वहाँ पर लोग जो हैं वो अब इंडियन गवर्नमेंट पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, और जो पॉलिटिकल दायरे थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी आइडियोलॉजी रखती थी, प्रोपेगेंडा रखते थे, उस पर कम विश्वास उनको हो रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में ही नहीं, सारे देश में यहाँ जब इलेक्शन होता है, यहाँ सोशली लोग उजागर करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। जी। मैंने अब तक अपनी लाइफ में पूरा देखा कि यहाँ पॉलिटिकल जो एजेंडा होता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उस पर लोग वोट नहीं डालते हैं। जी। वो सोशली जो उनको लगेगा कि सोशल एलिमेंट्स या सोशल प्रॉब्लम्स जो है, उस पर इलेक्शन लड़ रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में। मुझे ये एक खुशकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कि ऐसा एलजी साहब मिले, क्योंकि वो सुलझे हुए पॉलिटिकल लीडर हैं। वो एक बहुत ही ज़हीन पॉलिटिकल लीडर है, मैंने उसको एज मिनिस्टर भी देखा है, और वो काम करने वाला आदमी है, और कोई करप्शन उसमें है नहीं। जब तक ये है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों, जो मेरा अंदाज़ा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो आम नागरिक होंगे या लोग डेवलपमेंट का मामला होगा, इसके टर्नओवर में वो हो सकता है। लेकिन ये फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो उसी मामले में ज़्यादा चलेगा जैसे उसकी डायरेक्शन होगी। पॉलिटिकल सिस्टम में हमारी सरकार और एलजी में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके जो बाकी जो लोग हैं, एडवाइज़र जो हैं, उनको लोग जानते नहीं हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसे लोगों को मिलना जुलना, काम कराने का मामला है, और लोगों के साथ जुड़ने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। लेकिन जो एलजी के बाकी जो इसका सिस्टम है, तो वो उतना ख्याल नहीं रहेगा तब तक। तो मुझे लगता है कि एलजी साहब जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर अगर होंगे, तो रियासत का, अगर अपनी रियासत का होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और लोगों को ये क्योंकि हम पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, हम सब लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर हमारा कल चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा, वो भी अच्छा आदमी होना, जो नॉन करप्ट हो, जो अच्छा आदमी हो, जिसकी छवि हो लोगों में। जैसे मुफ्ती साहब थे नॉन करप्ट आदमी, उससे पहले भी कुछ चीफ मिनिस्टर थे, कासिम साहब थे, सादिक साहब थे, बहुत से लीडर थे जिनमें कोई करप्शन नहीं था। अगर ऐसे लोगों की नज़र में, जो लोगों की नज़र में होंगे, ऐसे आदमी जम्मू कश्मीर का कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो मुझे लगता है कि इस जम्मू कश्मीर की तरक्की तब हो सकती है। जी। अब सर, सेंटर से किस तरह की आप उम्मीद रखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए किस तरह के वो आने वाले दिनों में कुछ ऐसे प्लान्स लाएं, ताकि अभी भी हम देख रहे हैं कि मिलिटेंसी का ग्राफ लगातार कश्मीर में अभी भी बना हुआ है। 200-250 मिलिटेंट्स हर बार एक्टिव रहते हैं। अभी 225 मिलिटेंट्स डीजीपी साहब ने बताया कि पिछले साल भी मार गिराए गए हैं, ताकि जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो तो तरक्की चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो ठीक रहे, पर आम जनता के वो जो बच्चे हैं, वो जो सोच है, वो किस तरह से ख़त्म की जा सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर प्रयास करना चाहती है, देखिए आप, अगर उन्होंने ये प्रयास किया 35A और 370 ऐसी कोशिश करेंगे, तो ये नुकसानदेह होगा। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ज़बरदस्त है। ये इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। हमारा एक ही सेक्टर है जो टूरिज़्म है, जिस पर हम जम्मू बार बार आलाप रहे हैं कि टूरिज़्म सेक्टर है जम्मू कश्मीर में। तो उतना एक सेक्टर है हमारे पास जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उजागर कर सकती है। अगर गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मुल्क के दूसरे स्टेटों में एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन यहाँ का एक परसेंटेज या 5-6 लाख लोग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी बाकी स्टेटस में, तो मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म होगी, और लोगों को जो रुझान होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेगा, और लोगों को लगेगा कि हिंदुस्तान हमारा है। अदरवाइज जो ग्राउंड पर है, उनको लगता है कि शायद हिंदुस्तान हमें धकेल रहा है। 35A भी हमसे छीना गया, 370 भी हमें छीना गया, शायद हमारी ज़मीन भी छीन जाएगी, हमारे मकान भी छीन। ये कंसेप्ट है लोगों में, वो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन लोगों में ये छवि है, इस छवि को ठीक करने के लिए मेरी गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर के नौजवान जो बच्चे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको अडॉप्ट करना चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। इतना बड़ा मुल्क है ये कश्मीर, बिल्कुल जम्मू कश्मीर कितनी बड़ी रियासत है, ये तो एक नागरिक को हमारा मुल्क अडॉप्ट कर सकता है। और हमें ये प्रोविजन दिया जाए कि अगर कोई फॉरेन कंट्री जाना चाहता है, उसको ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसका किराए का खर्चा, उसका वहाँ बैठने का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा देना चाहिए।
एक सिस्टम होना चाहिए हमारे मुल्क के तय जम्मू कश्मीर के लोगों के तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा हमें ज़ख्म लगा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इस ज़ख्म को ठीक करने के लिए, जैसे मुफ्ती साहब का कह रहे थे, इस ज़ख्म को मरहम करने की ज़रूरत है। अगर इन ज़ख्मों को मरहम करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मुझे लगता है कि जैसे BDC के इलेक्शन में लोग घर घर निकले, गाँव निकले, महले महले निकले, तो मुझे लगता है ऐसे ही यहाँ के लोग भी हमारे मुल्क को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन पहली कोशिश है कि हमारे मुल्क के जो अजीम रहनुमा है जो वहाँ काम करते हैं, उनको जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक अडॉप्ट करना चाहे, और उसी से हमारी स्टेट और हमारा मुल्क मजबूत हो सकता है। धन्यवाद सर हमसे पूरी बात। थैंक यू वेरी। तो ये थे हमारे साथ नज़ीर अहमद लावे साहब। डिटेल में हमने चर्चा की जम्मू एंड कश्मीर की जो करंट सिचुएशन है पॉलिटिक्स को लेकर, और किस तरह से लोग सोच रहे हैं कश्मीर के 35A और 370 को लेकर। और एक चीज़ ज़रूर उन्होंने कही है कि अब जो पॉलिटिकल वैक्यूम एक बना है उसको जो नई लीडरशिप आ रही है वो फिल करेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही असेंबली चुनाव भी जम्मू एंड कश्मीर में होंगे। पर उससे पहले ज़रूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, और जो डेवलपमेंट के वादे सरकार ने किए हैं वो जल्द से जल्द उन तक वो डेवलपमेंट जो है पहुंचाई जाए। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।